हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सब्सटेंस को मतलब एक सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस ए जगह पे है तो उसको कहाँ पे ले जाएंगे? मान लो बी प्लेस पे ले जा रहे हैं, तो ए प्लेस से बी प्लेस पे जो ले जा रहे हैं ना, वही क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि कोई भी सामान होता है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजा जाता है। जैसे आप कोई जोमेटो से फूड ऑर्डर किए तो क्या होगा? फूड ऑर्डर करते हैं तो फूड आपका आता है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, वहां से आता है कि नहीं आता है? तो वही हमारा क्या हो जाता है? एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये तो हमारी रही ट्रांसपोर्ट की खैर बात। लेकिन अब प्लांट में हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। किसमें? प्लांट में। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट जो होती है वो दो तरह से होती है। एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब एक बहुत छोटे जगह में, मतलब समझो कि एक पत्ती है, उसके एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, मान लो यहाँ से पानी को इस वाले में जाना है, यहाँ इस वाले सेल से वाटर को इस वाले सेल में जाना है, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वही समझो वही दूसरा होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मतलब समझो कि यदि यहाँ पे मान लो हमारा रूट है, तो रूट से जो वाटर रहेगा वो कहाँ जाएगा? लीफ के पास जाएगा। तो जो वाटर हमारा रूट से लीफ के पास जा रहा है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। अब देखो, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो तीन तरह से होता है। कैसे होता है? तीन तरह से। एक पहला हो जाता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक लीफ से दूसरे लीफ में या एक सेल से दूसरे सेल में। अब देखो, लॉन्ग डिस्टेंस का होता है वो दो तरह से होता है। एक जाइलम के द्वारा हो जाता है और एक दूसरा फ्लोएम के द्वारा हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम मतलब ये दोनों का मिला के क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? वेस्कुलर बंडल है हमारे। तो जाइलम के द्वारा देखो क्या क्या होता है। वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है। वाटर और मिनरल्स, जो हमारा वाटर होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसा है? इनऑर्गेनिक। देखो वाटर में H2O है, इसमें कार्बन कहीं नहीं ना है, इसी वजह से क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। और मिनरल क्या है? दोनों हो सकता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। अब देखो, फ्लोएम के द्वारा हमारा फूड और मिनरल्स दोनों का हो सकता है। तो देखो, फूड हमारा जनरली क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। तो एक तरह से आप ये भी याद कर सकते हो कि जो मेनली ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो फ्लोएम के द्वारा होंगे और जो इनऑर्गेनिक होंगे वो जाइलम के द्वारा होंगे। तो जाइलम के द्वारा वाटर और कुछ मिनरल्स का होता है, सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। वही बात करें फ्लोएम, तो फ्लोएम के द्वारा फूड हो गया हमारे, और मिनरल्स कुछ हो जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो देख लो, ट्रांसपोर्ट दो था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या था? दो सेल्स के बीच में था, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे साइटोप्लाज्म के द्वारा चला गया। तो ये तीन तरह से हो जाएगा, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। वही लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस में हो रहा है तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। मान लो रूट से कहाँ चला जाए? लीफ के पास चला जाए। मान लो पौधा हो, क्या था वो पेड़ जो है 100 मीटर का है, 100 मीटर का है, तो इसका मतलब क्या है ना, रूट से पत्ती तक पानी को जाना है कितना? 100 मीटर जाना है। तो वो जो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, वो क्या है? ट्रांसलोकेशन हो जाता है। यह जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। मान लो हमारा ये जाइलम हो गया, इसमें वाटर जाएगा ऊपर की तरफ। मान लो फ्लोएम हो गया, ऊपर से नीचे आएगा हमारा भोजन, फूड। देखो, ये इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जाइलम के द्वारा मिनरली वाटर का होगा, मिनरल्स का होता है ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम के द्वारा फूड का होता है, कुछ मिनरल्स का भी होता है। अब देखो, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है? देखो, वाटर वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ। कहाँ से? वाटर का मूवमेंट कहाँ से? लीफ से रूट से लीफ की तरफ। मान लो हमारा रूट है जो मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में क्या है? पानी है। तो क्या करेगा? पत्ती को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इसके लिए जो हमारा रूट रहेगा वो पानी को क्या करेगा, यानी वाटर को क्या करेगा? रूट से एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम के अंदर भेज देगा रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स के बाद जाइलम में चली जाएंगी और जाइलम से कहाँ जाएगी? लीफ के पास आ जाएगी। तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर, यानी रूट से लीफ की तरफ जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो जा रहा है। यही बात करें हम पत्तियों की, तो पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है। तो पत्ती में जो भोजन बढ़ेगा, मान लो एक पेड़ है, क्या है? मान लो एक पेड़ है, एक सेकंड क्या, मान लो हमारा एक पेड़ था। मान लो यहाँ पे एक लीफ है, एक यहाँ पे लीफ है, क्या? एक यहाँ पे लीफ है, एक यहाँ पे लीफ है। मान लो यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है, और हमारा स्टेम हो गया और नीचे हमारी रूट हो गई। तो मान लो यह पत्ती यहाँ पे भोजन बनाई, तो ये क्या करेगी? इसको भेजेगी इस डायरेक्शन में, फिर इसको भेजेगी इस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे
लीफ है तो उसको भेजेगी वहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई स्टेम हमारा है, लीफ वहाँ भेजेगी, ऐसे करके मल्टी डायरेक्शनल में। लेकिन एनसीईआरटी में मल्टी को बाई डायरेक्शनल लिखा है, क्या लिखा है, बाई डायरेक्शनल लिखा है। तो जो हमारा फूड का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। वो फूड कौन सा होता है, सुक्रोज होता है। कौन सा फूड होता है, सुक्रोज होता है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में क्या होता है कि लीफ से अदर पार्ट तक जाती है, जो हमारा भोजन होता है लीफ से अदर पार्ट तक जाता है, तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाता है। अब देखो मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मिनरल्स का मूवमेंट दोनों हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। आपको मिनरल्स हम बताया ना कि जाइलम के द्वारा भी होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। जो हमारा जाइलम होता है ना, जो जाइलम होता है मेनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, यानी रूट से लीफ की तरफ। जो हमारा जाइलम रहेगा रूट से लीफ की तरफ कराएगा। हमारा ये जो मान लो जाइलम है ना, तो रूट से कहाँ ले जाएगा, सिर्फ लीफ की तरफ, यानी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, यूनिडायरेक्शनल। वही बात करें अपने फ्लोएम का, तो फ्लोएम क्या करेगा, बाई डायरेक्शनल। कौन सा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। तो जो हमारा मिनरल्स था, आपने आप लोगों ने देखिए पीछे आप लोग देखें यहाँ पे कि जो मिनरल्स होता है वो देखो फ्लोएम के द्वारा भी होता है, जाइलम के द्वारा भी होता है, फ्लोएम के द्वारा भी है और जाइलम के द्वारा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यूनी और बाई दोनों, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों इसका मूवमेंट होता है। तो देखो मिनरल्स क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। पीछे मैंने बताया है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, और इनका मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी होता है। यूनी डायरेक्शनल कब होगा, रूट से लीफ की तरफ, यूनी डायरेक्शनल कब होगा, रूट से लीफ की तरफ। अब मान लो कोई पत्ती में हमारी ओल्ड लीफ थी जो मरने वाली है, मान लो यहाँ पे एक ओल्ड लिप थी ये वाली, ये क्या करने वाली है, गिरने वाली है, टूट के क्या करने वाली है, गिरने वाली है। तो क्या करेगी कि अपने अंदर का जो मटेरियल है, जो मिनरल्स है, उसको क्या करेगी, इस लिप के पास भेज देगी, इस लिप के पास भेज देगी, इधर भेज देगी, इधर भेज देगी। तो ये बाई डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाई या मल्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही बस होता है, जो ओल्ड लिप होती है ना, ओल्ड लिप होती है ना, यंग लिप की तरफ क्या करती है, अपने भोजन को, अपने मिनरल को भेज देती है। अब देखो प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं जो कि जैसे हमारे प्लांट हार्मोन में कैसे साइटोकाइनिन आ जाता है, ऑक्जिन आ जाता है, जिबरेलिन आ जाता है, इंडोल 3-एसिटिक एसिड आता है, ब्यूटेरिक एसिड आता है, ये सब होते हैं जो हार्मोन्स। उनका क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसका ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल इनका मूवमेंट होता है, और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये ऑर्गेनिक भी होते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है। तो यह एक मान लो ये हमारी एक सेल थी, पत्ती की क्या थी, एक ये सेल थी और दूसरी ये सेल थी, मान लो तीसरी ये सेल हो गई। तो मान लो इनका इनका जो सेल वाल एक दूसरे से जुड़ा है ना, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म भरा है और इसमें भी क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। तो इसके साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होगा ना, वही क्या है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यह क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वही क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट है। मान लो हमको मिला एक हायर कंसंट्रेशन और एक था लोअर कंसंट्रेशन। मान लो एक पहाड़ पे चढ़ जाओ, मान लो ये हमारा पहाड़ हो गया ना, देखो ये उसका पीक हो गया, चोटी हो गई, ठीक है ना, पीक हो गया, चोटी हो गई, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। मान लो हमको कोई यहाँ से सब्सटेंस को यहाँ पे लाना है, मतलब ये हायर है, यहाँ पे क्या है, हायर है, तो हमको हायर से लोअर पे लाना है। देखो यहाँ से हायर से कहाँ लेना है, लोअर से। मान लो एक पत्थर था, उसको हम नीचे फेंकेंगे, मान लो यहाँ पे बस छोड़ दो इसको, क्या करो, छोड़ दो, तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें कोई ऊर्जा भी नहीं लगी, कोई हम लोग काम भी नहीं किए, बस यहाँ पे छोड़ दिए, जिससे क्या आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो, तो हायर कंसंट्रेशन से यदि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यदि कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। तो देखो नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की कोई रिक्वायर्ड या एक्सपेंडिचर नहीं होता है। और ये एक डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। मान लो हमारा हिल था, पहाड़ की चोटी थी, तो उससे डाउन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये एक तरह से डाउन हिल हो गया कि नहीं हो गया, हमारा डाउन हिल क्या हो गया, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो गया। यही मान लो नीचे से ऊपर जाते तो क्या हो जाता, अपहिल हो जाता, क्या हो जाता, अपहिल हो जाता। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखो अभी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस जा रहा है। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस जाता है, तो वहाँ पे एटीपी या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। और वह एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। और टुवार्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ना कि हायर टू लोअर जो मूवमेंट है वही हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, हायर टू लोअर। तो देखो टुवार्ड्स मतलब किसके तरफ, हायर से लोअर की तरफ, हायर टू लोअर की तरफ, तो वही तो टुवार्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर से लोअर की तरफ जाता है।
अब मान लो कोई भी सब्सटेंस हमारा लोअर से किसके तरफ जा रहा है, हायर की तरफ, जस्ट उल्टा कर दो, तो इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोअर से जब हायर में जाता है तो एटीपी या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, या एटीपी या एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और यह एक डाउन हिल है तो यह क्या हो जाएगा, अप हिल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अप हिल, मतलब हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। मान लो हमारा हिल था ना, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हमको कोई भाई एनर्जी तो लगवे करेगी। सोच के देख लो आप लोग, छत पे जाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगती है उतरने के अपेक्षा, लगती है ना। तो वही देखो यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी और अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। और हम अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, जो लिक्विड या गैस होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर से हायर, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जा रहा है। तो अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखते हैं अपना डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इसका मूवमेंट कहाँ से होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यह क्या हो जाता है, डाउन हिल प्रोसेस होता है। हम लोगों ने अभी तो देखा, हायर कंसंट्रेशन से यदि लोअर कंसंट्रेशन कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हिल, और नॉट एक एनर्जी एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन की, ये तीनों चीज इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। एटीपी का नॉट एक्सपेंडिचर, मतलब एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी यदि कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं है तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, पैसिव। वो कैसा हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव प्रोसेस हो जाता है। देखो नॉट प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी भी नहीं लगती और प्रोटीन मतलब स्पेसिफिक भी नहीं होता। जहां देखो जिस मूवमेंट में प्रोटीन की आवश्यकता पड़े, मान लो एक सेल से दूसरे सेल में किसी सब्सटेंस को ले जाना है, मान लो वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाना है। मान लो हमारा ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस सेल से इस सेल में हमको वाटर को लेके जाना है, किसको, वाटर को। यदि यहाँ पे प्रोटीन मेम्ब्रेन पाई जा रही है, देखो अच्छा चलिए आगे। मान लो कि एक सेल से दूसरे सेल में क्या करना है, हमको वाटर को लेके जाना है। तो यदि हम डिफ्यूजन के थ्रू ले जा रहे हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के द्वारा, तो यहाँ पे किसी भी प्रोटीन मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी प्रोटीन मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब प्रोटीन मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो स्पेसिफिक नहीं होता या सिलेक्टिव भी नहीं होता है। क्या होता है, सिलेक्टिव भी नहीं होता है। तो देखो तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गया, और यह डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। नॉट एटीपी नॉट एक्सपेंडिचर, एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। नॉट प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, या प्रोटीन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके तरफ हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, यानी हायर से लोअर की तरफ हो रहा है। अब दूसरा आ जाता था हमारा, जो दूसरा हम लोग क्या देखे हैं, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से ये भी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी था टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टुवर्ड्स होता है। एटीपी नॉट एक्सपेंडिचर, इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। देखो इसमें जो फैसिलिटेटर लग गया है ना, इसका मतलब सिंपल समझ लो कि यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, प्रोटीन चेन की या प्रोटीन मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। ऐसे ये भी क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। और देखो एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई, इसका जस्ट, इन दोनों का जस्ट उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ये किसका होता है, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसमें एटीपी की रिक्वायर्ड होता है, एटीपी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। हमने बोला ना, अभी आपको हमने बोला कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो लोअर से हायर जाते हैं तो हमको एटीपी लगती है। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट यानी एटीपी हमारी लगती है, तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हम लोग किससे चलते हैं, अगेंस्ट चलते हैं, मतलब लोअर से हायर जाते हैं। जब लोअर से हायर जाएंगे तो एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्या पड़ती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जा रहे हैं और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। एटीपी रिक्वायर्ड होती है, और जब एटीपी रिक्वायर्ड
स्टार्ट होगी तो यह क्या हो जाएगी, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। और देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक प्रकार का अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। देखो हम लोग हिल से नीचे आ रहे थे तो वो क्या था, डाउन हिल था। यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो अपहिल हो जाएगा, अपहिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपहिल हो जाएगा। अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं तो अपहिल हो जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन नीडेड, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इनहिबिटर देखो सेंसिटिव टू इनहिबिटर एंड ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाता है। जो इनहिबिटर होते हैं ना, जो क्या होते हैं इनहिबिटर होते हैं, ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, उनके प्रति क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेंसिटिव होती है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और देखो ये प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, यानी जिनमें प्रोटीन होगा वो इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव होगी। जो इनहिबिटर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन हमारा ले जाने का काम कर रही है एक सेल से दूसरे सेल में, जो एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटीन ले जाने का काम करती है, उसके साथ ये इनहिबिटर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और उसके जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसको इनहिबिट करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, रोकने लगते हैं। तो ये क्या होती हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, वो सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर के प्रति। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाता है, ये सेम बात यही है इनके साथ, मतलब ये प्रोटीन के साथ देखो ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन कम पाया जाएगा। जो ये प्रोटीन लेके जा रहे हैं ना, मान लो ये प्रोटीन था हमारा, ये हार्मोन था, तो हार्मोन को क्या करना है, ए सेल से बी सेल के पास लेके जाना है, इस हार्मोन को ए सेल से बी सेल के पास लेके जाना है। तो आएगा प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन है ना वो आएगा, उसके ऊपर क्या होगा, ये बैठ जाएगा, जो हार्मोन है बैठ जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। तो जो प्रोटीन होता है ना एक लिमिट में होता है, प्रोटीन क्या होता है, लिमिट में होता है। मान लो प्रोटीन की संख्या कितनी है, मान लो प्रोटीन की संख्या 20 है, तो हार्मोन कितने चले जाएंगे, मान लो 20 चले गए। हार्मोन 20 प्रोटीन है, 20 हार्मोन लेके चला गया, मतलब 20 प्रोटीन थे तो कितने हार्मोन्स को लेके चला गया, 20 हार्मोन्स को लेके चला गया। अब मान लो हमारे शरीर में कितने, मतलब उस प्लांट के शरीर में, प्लांट के बॉडी में मान लो 30 हार्मोन्स को ले जाने थे, लेकिन इसके पास तो बीसी ही प्रोटीन है। अब बीसी इसको यहाँ इस सेल से दूसरे सेल में लेके जा पाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हमारा क्या हो गया, सेचुरेशन पे चला गया, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, जो कि अब इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता है। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के प्रति और उनमें ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाता है। जो ये प्रोटीन लिमिट में होते हैं, जब ये प्रोटीन खत्म हो जाते हैं तब हमारा ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन में आ जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक सेलेक्टिव, अब जो हमारा डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इनमें से देखो स्पेसिफिक या सेलेक्टिव कौन होगा, जिसके पास क्या हो, प्रोटीन हो, जिसके पास क्या हो, प्रोटीन हो। याद करो जिसके पास प्रोटीन होगा वो सिलेक्टिव होगा, क्या होगा, सिलेक्टिव होगा। अब पहला तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेंसिटिव होगा किसके प्रति, इनहिबिटर के प्रति। सेंसिटिव होगा किसके प्रति, इनहिबिटर के प्रति, इनहिबिटर के प्रति। और उसमें क्या पाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाएगा। तो ये तीनों चीज याद करो कि जिसके पास प्रोटीन होगा, जिसके पास प्रोटीन होगा उसमें वो किस, उसमें क्या, वो क्या होगा, स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होगा। जिसमें प्रोटीन होगा स्पेसिफिक या सिलेक्टिव होगा, या सेंसिटिव होगा किसके प्रति, इनहिबिटर के प्रति। और तीसरा लिख लो सेचुरेशन ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन उसमें पाया जाएगा। तो जो डिफ्यूजन होता है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये स्पेसिफिक या सिलेक्टिव नहीं होता है। फैसिलिटेटेड में प्रोटीन होती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और एक्टिव में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों क्या होते हैं, स्पेसिफिक या सिलेक्टिव होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या होगा, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, यानी इनहिबिटर के प्रति ये दोनों क्या होंगे, सेंसिटिव भी होते हैं। और ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी पाया जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उन दोनों में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाएगा। अब देखो इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में हमारी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या होता है, पैसिव होता है। इसलिए क्या होता है, पैसिव होता है। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया उसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या होता है, पैसिव होता है, पैसिव होता है। वही बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या हो जाता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। जो डिफ्यूजन होता है ना क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है, सबसे धीरे होता है। फैसिलिटेटेड थोड़ा उससे तेज हो गया, और एक्टिव क्या हो जाता है, सबसे तेज होता है। जो सबसे तेज, मान लो सबसे तेज दौड़ने के लिए, रेस में निकलने के लिए हमें अच्छे से अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, एनर्जी की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो वही समझो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट होता है। उससे थोड़ा कम कौन सा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे धीरे होता है। ठीक है ना। अब देखो इन गैसियस ट्रांसपोर्ट ओनली बाय डिफ्यूजन, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ना, मान लो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर से हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन देना है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पत्ती को देना है ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सके।
तो वहाँ पे क्या होगा, केवल गैसों में होगा उसके द्वारा। किसके द्वारा होगा, गैसों में होगा उसके द्वारा ना। तो देखो, तो जो पत्तियां तक जाएगा ना, जो पत्तियां तक जाएगा जो हमारा गैस, वो किसके द्वारा जाएगा, डिफ्यूजन के द्वारा ही जाएगा। तो केवल गैसों में डिफ्यूजन पाया जाता है, केवल गैसों में डिफ्यूजन पाया जाता है। अब देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिविंग मेम्ब्रेन द्वारा होता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके द्वारा होता है, लिविंग मेम्ब्रेन होगी हमारी। मान लो ये दो सेल थी, ए सेल, सेल बी, सेल ए और सेल बी था, और बीच में क्या था, ये मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। बीच में क्या पाया जा रहा था, हमारी मेम्ब्रेन पाई जा रही थी। तो ये मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है, लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होगी वो किसके लिए होगी, डिफ्यूजन के लिए। यदि वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे नॉन लिविंग हो सकती है। यदि वहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे केवल क्या रहेगी, लिविंग रहेगी। क्या रहेगी, लिविंग रहेगी। क्या रहेगी, लिविंग रहेगी। और जो हमारा डिफ्यूजन है उसमें लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। जो मेम्ब्रेन है हमारे, जो सेल ए और सेल बी को सेपरेट कर रही है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है डिफ्यूजन के लिए। किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। लेकिन वहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, केवल लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल लिविंग होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा। जहां पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो हमने दो सेल ले लिया, क्या क्या, हमने दो सेल ले लिया, सेल ए और सेल बी। मान लो यहाँ पे क्या है, सोल्यूट का मात्रा ज्यादा है। क्या है, सोल्यूट का मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वाटर अंदर यहाँ पे ज्यादा जाएगा। आ जाओ, यानी डिफ्यूजन में मूवमेंट हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है। जो हमारा डिफ्यूजन होता है ना, उसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है। हायर से लोअर की तरफ होता है डिफ्यूजन प्रेशर में मूवमेंट। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। हम लोग पीछे देख ही लिए हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा डिफ्यूजन होता है। और एक डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, कैसा है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें प्रोटीन नीडेड होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन अगर, ये भी देख लिया हम लोग, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी होता है। और स्पेसिफिक या सेलेक्टिव भी होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक, सेलेक्टिव होती है, और इनहिबिटर सेंसिटिव होती है। तो आप लोग बस ये याद कर लीजिए कि जब प्रोटीन की आवश्यकता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होगा, स्पेसिफिक या सेलेक्टिव होगी, और इनहिबिटर सेंसिटिव होगी। क्या होगी, इनहिबिटर सेंसिटिव होगी। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होगा, स्पेसिफिक या सेलेक्टिव होगी, और इनहिबिटर सेंसिटिव होगी। मान लो हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जो कि लिपिड का बना हुआ है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था लिपिड का बना हुआ है, हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हेट किससे करे, वाटर से। किससे करे, हेट, वाटर से। मतलब ये चाहेगा नहीं कि हमारे ऊपर वाटर आए या हमसे अंदर वाटर जाए। क्या करे, हमसे अंदर वाटर जा सके, ये नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा। इसके लिए क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना क्या पाया जाता है, कैरियर प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरियर प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हम पोरिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोरिन्स भी कहते हैं। अब क्या होगा कि मान लो कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है कोई, जो कि पानी से मतलब वाटर के प्रति लविंग है। वाटर के प्रति क्या है, लविंग है। वाटर के प्रति लविंग है या वाटर के प्रति हेटिंग है। मतलब ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। मान लो हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफोबिक से लेके गुजारना है तो क्या करेंगे, इस कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये वाटर के जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, इस मेम्ब्रेन के इस प्रोटीन के ऊपर बैठ जाएगा। ये प्रोटीन क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी और यहाँ पे इस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को छोड़ देगी। इस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को इस सेल से इस सेल में छोड़ देगी, इस सेल से इस सेल में छोड़ देगी। अब आगे देखिए, आज अब देखते हैं तीसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद कर लीजिए 8-9 पॉइंट है यहाँ पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक होता है। जो भी प्रक्रिया हायर, मतलब जो भी डिफ्यूजन या जो भी ट्रांसपोर्ट होगा हायर से लोअर से हायर होगा तो वहाँ पे अपाइल ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा। क्या कहा जाएगा, अपाइल। मतलब लोअर से ऊपर जा रहे हैं ना तो अपाइल हो जाएगा। एटीपी की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वो स्पेसिफिक या सेलेक्टिव हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन पाया जाता है। और इनहिबिटर के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव। जो प्रोटीन होगा इनहिबिटर के प्रति क्या होगा, सेंसिटिव होगा। सेपरेटिंग मेम्ब्रेन जो क्या होगी, लिविंग होगी। सेपरेटिंग मेम्ब्रेन जो एक्टिव हो गया या फैसिलिटेटेड हो गया, उनके प्रति क्या होगी, जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, उनके लिए लिविंग होगी। उनके लिए क्या होगी, लिविंग होगी।
और केवल लिविंग थिंग्स में होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस में होता है? केवल लिविंग थिंग्स में होता है। जो प्रोटीन होता है ना, वो पंप करता है क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। जो प्रोटीन क्या करता है? पंप करता है सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सोडियम का ट्रांसपोर्ट करता है, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। एक सेल से दूसरे सेल में क्या करेगा? सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है। अब आ जाओ, जो प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन क्या फॉर्मेशन करता है? चैनल्स क्या था? प्रोटीन फॉर्म्स चैनल। जो हमारा वो प्रोटीन था ना, इधर अभी हम लोग देखे हैं प्रोटीन से, प्रोटीन क्या बनाते हैं? चैनल्स बनाते हैं। तो जो हमारा ये प्रोटीन था ना, प्रोटीन क्या फॉर्म करता है? चैनल्स फॉर्म करता है। दो प्रकार के चैनल बनाता है, एक जो ऑलवेज ओपन होते हैं और एक जो ओपन और क्लोज हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो दो प्रकार के चैनल्स को बनाता है, दो प्रकार के, एक ऑलवेज ओपन हो जाएंगे, एक ऑलवेज ओपन रहेंगे, और ये क्या हो सकते हैं? ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। जब यहाँ यह चैनल थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, मान लो ये जो चैनल है ये क्या हो गए? थोड़ा बड़ा हो गए, तो ये पोर जैसा दिखने लगते हैं। मान लो थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो ये पोर जैसा थोड़ा बड़ा दिखने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोरिन्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स कहाँ पाए जाते हैं? पोरिन्स कहाँ पाए जाते हैं? पोरिन्स दो तीन जगहों पे पाए जा सकते हैं। जो हमारे पोरिन्स है ना, जो पोरिन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स के आउटर मेम्ब्रेन पे। अच्छा, प्लास्टिड्स के आउटर मेम्ब्रेन पे इसीलिए पाए जाते हैं ताकि प्लास्टिड्स के अंदर क्या पाया जाता है? चलिए बताइए आप लोग, प्लास्टिड्स के अंदर क्या पाया जाता है? नहीं पता? चलिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स। जो पोरिन्स होगा, पोरिन्स कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन पे, और कुछ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, बैक्टीरिया के ऊपर। अब देखो, ट्रांसपोर्ट सम स्मॉल प्रोटीन्स। जब ये चैनल थोड़ा बड़ा हो गए, पोरिन्स बना लिए, जब ये चैनल थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो पोर जैसा दिखने लगते हैं, जिनको हम क्या बोले हैं? पोरिन्स बोले हैं। तो जो ये चैनल थे ना, प्रोटीन के जो चैनल बन रहे थे वो दो प्रकार के थे, एक ओपन था, एक क्लोज था। मान लो ये चैनल क्या हो गए? थोड़ा पोर जैसे स्ट्रक्चर बना लिए, थोड़ा बड़ा हो गए, तो क्या होगा? ये इनको हम पोरिन्स बोलने लगते हैं। तो ये पोरिन्स क्या करते हैं ना, कि कुछ स्मॉल प्रोटीन्स का भी ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। तो जो छोटे छोटे कुछ प्रोटीन होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। अब पोरिन्स के बाद देखते हैं कि एक्वा पोरिन्स क्या होते हैं। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स मतलब चैनल्स। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स मतलब चैनल्स। तो वाटर चैनल्स ही क्या होते हैं? एक्वा पोरिन्स होते हैं। इसके द्वारा क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। इसके द्वारा क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। मेड अप ऑफ 8 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। जो एक्वा पोरिन्स होते हैं 8 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। तो मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। जो एक्वा पोरिन्स होते हैं, जो पानी के लिए पोरिन्स होते हैं, वो 8 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। तो मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मान लो यहाँ पे वाटर था, क्या था? वाटर था। मान लो डिफ्यूजन के द्वारा आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे आएगा। मान लो वाटर था यहाँ पे, इस सेल से इस सेल में वाटर को ले जाना है हमको। यदि हम डिफ्यूजन वहाँ पे करा रहे हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है हमारा डिफ्यूजन। क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन हमको तेज कराना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि वहाँ पे प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोटीन्स को लाएंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन्स को लाएंगे, जिसकी वजह से ये फैसिलिटेट भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। मान लो कि जब हम प्रोटीन्स को लाएंगे तो इसके ऊपर वाटर बैठ जाएगा और ये प्रोटीन क्या होंगे? अपना एंगल चेंज कर लेंगे। मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर घूम जाएगा, ये वाला इधर घूम जाएगा। ठीक है ना? तो पानी यहाँ पे आके फिर गिर गया, फिर अपना उल्टा हो जाता है। तो यही होता है। तो यदि स्लो मतलब डिफ्यूजन के द्वारा कराएंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। यही हम वाटर को क्या करें? प्रोटीन्स के द्वारा करा दे, प्रोटीन का जो चैनल बना दे। वही जो प्रोटीन चैनल है, जो वही एक्वापोरिन्स बन गए हैं। एक एक्वापोरिन, 2 हो गया, 3, जैसे एक्वापोरिन्स बना लिए। तो इन्हीं के द्वारा इनके द्वारा यदि हम करा रहे हैं, इनके द्वारा यदि करा दे रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा? इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अब देखते हैं यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है और सिमपोर्ट क्या होता है। यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट देखिए। यूनिपोर्ट मतलब केवल एक मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। मान लो ए और बी दो मॉलिक्यूल था, बाहर थे सेल के, तो एक ही केवल अंदर जाएगा, एक ही केवल बाहर आएगा, उस समय उसको हम यूनिपोर्ट बोल देंगे। एक होता है एंटीपोर्ट, यानी दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, उसको हम एंटीपोर्ट बोल देंगे। यानी एक अंदर जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, उसमें एंटीपोर्ट बोल देंगे। और एक होता है सिमपोर्ट, मतलब दोनों साथ साथ अंदर जाएंगे और दोनों साथ साथ बाहर आ जाएंगे। ये सिम्बायोसिस से समझ लो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लोगों के बीच में। एक अंदर जाएगा, एक बाहर आएगा तो एंटीपोर्ट, और दोनों साथ जा रहे हैं तो उसको सिमपोर्ट बोल देते हैं। नोट देखिए, सोल्यूट हमेशा क्या करता है? प्यासा कौवा रहता है। अब यहाँ पे आप लोग ये याद कर लीजिए कि जो सोल्यूट है हमेशा क्या है? प्यासा कौवा है। मतलब जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा सोल्यूट है तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी, इसका मतलब उसके तरफ क्या आएगा? वाटर आएगा। उसके तरफ क्या आएगा? वाटर आएगा। देखो, जो सोल्यूट होगा ना, हमेशा प्यासा कौवा रहता है। मतलब सोल्यूट जहां ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? पानी भी जाएगा।
मतलब मान लो दो सेल है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। मान लो यहाँ पे 10 सोल्यूट हो गए, हमारे 10 सोल्यूट हैं, और क्या हो गया यहाँ पे 2 सोल्यूट है। यहाँ पे देखो पानी इसमें सेम है, इसमें भी पानी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूट है ना वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्यासा कौवा इसे कहते हैं। मतलब ये प्यासा हुआ कौवा है, तो क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, बी से ए की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा। तो अब देखो, अब देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो, जो मान लो एक हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, वाटर भरा है, या कंटेनर है उसमें वाटर भरा है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर काइनेटिक एनर्जी के साथ गति करते हैं। जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, या गतिज ऊर्जा होती है, उसके साथ क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल उन सभी का काइनेटिक एनर्जी है ना, उन सभी का, इसका सभी का जो काइनेटिक एनर्जी है, यदि उनको हम ले लेते हैं तो वही क्या है, हमारा वाटर पोटेंशियल हो जाता है। वही क्या है, वाटर पोटेंशियल होता है। यदि उन सभी को एक साथ जोड़ देना है, मान लो इसके काइनेटिक एनर्जी को, इसके काइनेटिक एनर्जी को, इसके काइनेटिक एनर्जी को, यदि सबको एक साथ जोड़ देना है तो वही हमारा वाटर पोटेंशियल हो जाता है। वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली गति करते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। यदि सबकी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ते हैं तो वही हमारा वाटर पोटेंशियल निकल के आता है। वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यानी हमको क्वेश्चन में यदि सॉलिड पोटेंशियल दे दिया, प्रेशर पोटेंशियल दे दिया, तो वहां से हम वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, जो प्योर वाटर होता है ना, मान लो ये प्योर वाटर है, इसमें कोई सोल्यूट नहीं है, कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, जो कि उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। अब आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार 0 हाईएस्ट वैल्यू कैसे हो सकती है, तो इसके लिए यही समझिए कि 0 क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। मान लो ये वाटर था, वाटर के अंदर हम लोग सोल्यूट बना दिए, जो हरा हरा सा दिख रहा है ना, मान लो सोल्यूट मिला दिए हम लोग, तो सोल्यूट को डालने के बाद वाटर का जो मूवमेंट होता है ना वो कम हो जाता है। सोल्यूट को डालने के बाद वाटर का मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या पोटेंशियल कम हो जाता है। जितना कम होता है वही क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल होता है। वही क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल होता है। तो आप लोगों ने वाटर पोटेंशियल तो जान लिया, अब सॉलिड पोटेंशियल जान लीजिए क्या होता है। तो सॉलिड पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल जिस मात्रा से कम होगा, जो हमारा प्योर वाटर था, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल था, यदि इसमें हम सोल्यूट मिला दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोल्यूट, मान लो वाटर था, इसमें हमने चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना कम होगा वही क्या हो जाता है, हमारा सॉलिड पोटेंशियल हो जाता है। वही क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल हो जाता है। तो सोल्यूट को डालने के बाद वाटर का मूवमेंट कम हो जाता है, या पोटेंशियल कम हो जाता है। जितना कम होता है उसे हम सॉलिड पोटेंशियल कहते हैं, या वही सॉलिड पोटेंशियल कहा जाता है। आज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, जो ये वाटर पोटेंशियल होता है ना वो सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है। अब देखो, मान लो यहाँ पे बीकर ए था, मान लो ये सेल ए थी हमारी, ये सेल बी था ना, सेल ए था और सेल क्या था, बी था। देखो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड पोटेंशियल वो क्या है, ज्यादा है, सॉलिड पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो हमने आपको क्या बोला है कि जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉलिड पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है। तो आपको हमने बोला है कि सॉल्यूट को याद कर लीजिए, प्यासा कौवा या थ्रस्टी क्रो याद कर लीजिए, थ्रस्टी क्रो या प्यासा कौवा याद कर लीजिए। तो क्या होगा, ये जो सोल्यूट जहाँ होगा ना वो क्या करेगा, प्यासा है, इसका मतलब पानी को इसकी आवश्यकता है, तो क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी जो पानी का मूवमेंट होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए की तरफ होगा। तो मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना, एसपीएम, यहाँ पे एसपीएम लिखे हैं हम, एसपीएम। तो देखो ये एक ये सेल हो गया, एक ए सेल बी हो गया, ए सेल और बी सेल हो गया। इन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल यदि मेम्ब्रेन हम लगा दे रहे हैं, और मान लो इसमें सोल्यूट ज्यादा है, इसमें सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट क्या होता है, थ्रस्ट कौवा होता है, मतलब कि प्यासा कौवा होता है। तो क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, पानी को अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसका मतलब वाटर का जो मूवमेंट होगा किसके तरफ होगा, ए की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा। तो जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस कहलाता है, क्या होता है, वाटर का मूवमेंट ही ऑस्मोसिस कहलाता है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जो अंडे का छिलका होता है, जो सफेद वाला भाग है ना, ऊपर का जो सफेद जो कैल्शियम का लेयर है उसको हटा दीजिए, तो एक पतली सी पन्नी के रूप में मिलता हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए, जो वाटर पोटेंशियल होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है।
हम आपको बता दिए कि जहाँ ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल होगा वहाँ वाटर पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। अरे सोल्यूट को डालने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल हमारा कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल कम हो जा रहा है और सोलिड पोटेंशियल बढ़ जा रही है। तो जब सोलिड पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हमारा वाटर पोटेंशियल कम हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो एक बीकर था, हमने क्या बोला है कि जो प्योर वाटर था उसका उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। उसमें जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो भाई जब सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दे दिया कि सेल ए है और एक क्या है, सेल बी है। मान लो इसका वाटर पोटेंशियल -10 है और इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, -20 है। इसका क्या है, -20 है और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये दोनों जुड़े हैं। अब देखो ये -10 है, ये -20 है, ये क्या है -10, ये -20। तो कम कौन सा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, कम यहाँ पे है कि नहीं है। देखो वाटर पोटेंशियल कम है कि नहीं है, -10 में है, ये -20 में है। ये ज़्यादा है। देखो ये वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ पे सोलिड पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा वहाँ पे सोलिड पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो सोलिड का पोटेंशियल है, साइड जो यस है यहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके तरफ ही वाटर जाएगा। मतलब ये प्यासा है कि नहीं, यहाँ पे सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट होंगे तो क्या करेंगे, आप अपने वाटर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी मूवमेंट कहाँ होगा, ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। मान लो दूसरा दे दिया कि आपको वाटर पोटेंशियल -5 है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, -15 हो गया। सेम कंडीशन दे दिया है यहाँ पे। यहाँ पे -10 था, -20, यहाँ पे ये -10 में था, यहाँ पे -20 में था, यहाँ -5 में है, -15 में है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। जब सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा। और सोल्यूट क्या होता है, थ्रस्टी कौवा होता है, मतलब जो प्यासा कौवा होता है। तो क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। अब मान लो क्वेश्चन थर्ड दे दिया, उसमें आपको क्या दे दिया, सोलिड पोटेंशियल -20 दे दिया। वाटर पोटेंशियल इस बार नहीं दिया, सोलिड पोटेंशियल दे दिया -20 और यहाँ पे सोलिड पोटेंशियल दे दिया -30। क्या दे दिया, -30। वो और दे दिया प्रेशर पोटेंशियल 10 और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल 15 दे दिया। तो हमको पता है एक फार्मूला आपको पता है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का। तो वाटर पोटेंशियल पहले निकाल लीजिए। तो वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे -20 + 10 -10 आ गया। यहाँ पे -30 + 15 -15 आ गया। मतलब देखो यहाँ -10 यहाँ 15 -15, फिर वही केस आ गया कि नहीं आ गया सेम। यहाँ पे देखो -10 में है, यहाँ पे -15 में है। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है जो वो क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी सोल्यूट इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, वो प्यासा है कि नहीं है। तो क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। यानी जो वाटर होगा कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। बस आप याद कर लीजिए कि जहाँ भी सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी पानी उसी की तरफ जाएगा, उसी की तरफ जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ, जो हमारा सोलिड पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल घटता है, या वाटर पोटेंशियल बढ़ता है तो सोलिड पोटेंशियल घटता है। नोट कर लीजिए, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो माइनस ऑफ सोलिड पोटेंशियल। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है माइनस ऑफ सोलिड पोटेंशियल। और जो टर्गर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगा। जो टर्गर प्रेशर होगा प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। जो टर्गर प्रेशर होता है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया, ए और बी, इसमें जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना है, 10 है। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है प्रेशर वो कितना है, 10 है। और इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है, 20 है। देखो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको हम सोलिड पोटेंशियल भी मान सकते हैं एक तरह से। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है उसको हम सोलिड पोटेंशियल भी कहते हैं। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो सोलिड पोटेंशियल भी उसे कहा जाता है। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है मान लो कितना है, 10 है, और यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है, 20 है। तो देखो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, सोलिड पोटेंशियल कितना आ जाएगा। अच्छा इधर एक सेकेंड आपको हम बताए थे होता है, लेकिन देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस ऑफ सोलिड पोटेंशियल। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ सोलिड पोटेंशियल, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए सोलिड पोटेंशियल यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे सोलिड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको हमने क्या बताया था कि जो सोलिड पोटेंशियल होता है वाटर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। जो हमारा सोलिड पोटेंशियल होगा, जो सोलिड के जो पोटेंशियल होगा वाटर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। तो जो सोलिड पोटेंशियल हमारा -10 आएगा, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल -10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सोलिड पोटेंशियल -20 है तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। देखिए इसमें -20 है यानी बहुत कम है वाटर पोटेंशियल। जब वाटर पोटेंशियल घटता है तो क्या होता है, सोलिड पोटेंशियल वहाँ पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसका मतलब सोलिड पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट कहाँ होगा, मूवमेंट कहाँ होगा, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हमारा मूवमेंट कहाँ होगा, ए से बी की तरफ होगा। ठीक है ना। दे दिए देखिए
मान लीजिए फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो 3 सेल्स को जोड़ दिया, 1 2 3 ए बी सी 3 सेल्स को जोड़ दिया। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल माइनस दे दिया, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल -5 दे दिया, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल -20 दे दिया। अब यहाँ वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो देखिए ये जो साई डब्ल्यू है, जो वाटर पोटेंशियल -5 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -20 है। सबसे कम वाटर पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे है ना। तो जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम वहाँ पे यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा, जहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा, वहाँ पे जब सोल्यूट ज़्यादा तो पानी अपनी तरफ खींचेगा, यानी ए बी और सी में देखें तो वाटर कहाँ से जाएगा, बी से सी की तरफ जाएगा। तो देखिए बी से सी कहाँ है, ऑप्शन में दिया है, इसमें भी बी से सी दिया है, इसमें बी से सी दिया है, इन दोनों में से हो सकता है कोई। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल -10 है, यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल -5 है। यहाँ पे देखो जब वाटर पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं है, वाटर पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, -5 है, यहाँ पे -10 है। जब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, यानी सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा। जब सोल्यूट पोटेंशियल इसमें ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ वाटर को खींचेगा, यानी मूवमेंट कहाँ होगा, बी टू ए होगा। तो बी से सी और बी से ए हो गया कि नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब देख लीजिए, मान लो एक बीकर लिया हम लोग, उसमें क्या कर दिए, एक परखनली को डाल दिए, क्या कर दिए, परखनली लीजिए, चाहे कोई भी स्पार्ट हो छोटा सा, उसको डाल दीजिए और उसके नीचे वाले साइड पे क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लो ये क्या है, वाटर हमारे हैं और इसके अंदर क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट जहाँ पे ज़्यादा होता है वो अपनी तरफ वाटर को खींचता है, तो क्या करेगा, सोल्यूट वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। जब वाटर अपनी तरफ खींचेगा वहाँ पे, तो क्या करे, वहाँ पे खींच रहा है, मान लो यहाँ पे वाटर क्या करे, अंदर खींच रहा है। तो इसको रोकने के लिए, मान लो एक हमने बीकर ले लिया, उस पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, उसके अंदर सोल्यूट भरा है, तो सोल्यूट क्या करेगा, वाटर को इसमें से अपने अंदर खींचेगा, इसमें से अपने अंदर सोल्यूट क्या करेगा, खींचेगा। तो उसी को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है ना, वो उसी को रखने के लिए जो प्रेशर लगता है ना, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा। क्या होता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए या वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो प्रेशर लगता है रोकने के लिए, वही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वाटर की मूवमेंट बीकर से परखनली में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, जिसे रोकने के लिए जितना प्रेशर लगेगा वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, वही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब आते हैं टर्गर प्रेशर पे। टर्गर प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर ऑन सेल वॉल ऑफ द सेल बाय सेलुलोजिक मटेरियल। देखो हमारा मान लो हम लोग कोई सेल ले लेते हैं, मान लो ये हमारा कोई एक सेल हो गई, क्या हो गई, मान लो ये कोई सेल हो गई, इसके अंदर जो हमारे सेलुलोजिक मटेरियल है, इसके सेल वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, यही समझ लो क्या हो गया, हमारा टर्गर प्रेशर हो जाता है। मान लो ये हमारा रूट था, मान लो हम रूट ले लिए अपना, तो जो वाटर इसमें जा रहा है अंदर, तो इस रूट के अंदर की जो है ना, जो इसमें वाटर जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर की संख्या ज़्यादा होगी, वाटर की मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वही क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर पोटेंशियल हो जाता है, वही हमारा प्रेशर हो जाता है, रूट प्रेशर हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, रूट प्रेशर हो जाता है। जो रूट में प्रेशर लगता है ना, वही क्या हो जाता है, रूट प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे जो सेलवाल पे लग रहा है, उसके अंदर जो मटेरियल सेलुलोजिक मटेरियल पाई जा रही है उनके द्वारा, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा टर्गर प्रेशर हो जाता है। ठीक है ना। मान लो एक हमारा सेल था, उसका सेलवाल यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा मुंह सूख गया तो बोलने में दिक्कत हो रही है। देखो मान लो हमारा सेल था, सेलवाल था, ठीक है ना। इसके अंदर जो सेलुलोजिक मटेरियल हमारा साइटोप्लाज्म में भरा है, तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उस पर क्या लगाएगा, इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इस पर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। तो जो प्रेशर होगा ना, वही क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर हो जाता है, वही क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर हो जाता है, वही क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर हो जाता है। अब देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो डीपीडी में आप याद कर लीजिए कि जो वाटर का मूवमेंट होगा ना, लोअर डीपीडी से हायर डीपी तक होगा, लोअर से हायर तक होगा, लोअर से हायर तक होगा। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर डीपी से हायर डीपीडी तक, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी तक ना। देखो जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीपीडी के। यदि सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो डीपीडी क्या होगा, ज्यादा होगा। सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो डीपीडी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पे डीपीडी दिया -10, यहाँ पे डीपीडी कितना दे दिया, -20, कितना दे दिया, -20। यहाँ पे डीपीडी -10 है, यहाँ पे डीपीडी क्या हो गया, -20 हो गया ना। देखो यहाँ पे -10 ज्यादा है कि -20 ज्यादा, तो -10 ज्यादा है कि नहीं है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है सोलिड पोटेंशियल के, यानी सोलिड पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे सोलिड पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। एक सेकेंड रुकिए, मान लीजिए यहाँ पे डीपीडी दिया -10, यहाँ पे डीपीडी दिया -20, यहाँ पे डीपीडी -10 है, यहाँ पे डीपीडी कितना है, -20 है।
तो थोड़ा कैमरा हमारा गड़बड़ा गया था इसलिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे डीपीटी -10 है, यहाँ पे डीपीटी -20 है, तो यहाँ पे डीपीटी ज़्यादा है तो यहाँ पे सोलिड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। जब सोलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो सोल्यूट ज़्यादा होगा, यानी जब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा तो पानी कहाँ से कहाँ, बी से ए तक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये गलत लग गया है, हमें लगता है ये गलत लगा है, ठीक है ना, बी से ए जाएगा, बी से ए जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर का मूवमेंट क्या होता है, लो डीपीटी से हायर डीपी तक। तो लो डीपीटी से हायर, तो लो यहाँ पे 20 है और लो यहाँ पे 20 है कि नहीं है, सबसे मतलब मान लो -20 में है तो यह कम हो गया कि नहीं, यहाँ पे डीपीटी यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे -10 में है तो डीपीटी यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो लो से ज्यादा की तरफ, लो से हाई की तरफ, तो बी से ए की तरफ जाएगा, यहाँ पे गलत लग गया था आंसर, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए कि डीपीटी जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, सोलिड पोटेंशियल हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोलिड पोटेंशियल में से यदि हम टर्गर प्रेशर को घटा देते हैं तो हमको डीपीटी मिल जाती है, डीपीटी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, टर्गर प्रेशर आपको हम बता ही दिए हैं कि सेल के अंदर जो सेलुलर मटेरियल होंगे उस सेल वाल के ऊपर क्या लगाएंगे, एक रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, वही क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर हो जाता है हमारा। अब देखिए आगे 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा ना, इंडोऑस्मोसिस होता है। देखो पहले देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, यानी बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। हाइपर मतलब ज्यादा, यानी बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा उसके तरफ क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे अंदर सेल के अंदर कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज्यादा है तो अंदर जाएगा पानी, तो इसको हम इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस बोल देते हैं। अब होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब देखो, इसके अंदर सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 सोल्यूट है और बाहर भी 6 सोल्यूट है। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो उस सेल को हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। कौन सा सेल, फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल बोलते हैं। और यहाँ पे जो इंडोऑस्मोसिस होता है, यानी सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बाहर से पानी अंदर जाता है। जब बाहर से वाटर अंदर जाने लगता है तो यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस होता है, तो उस समय जो सेल होती है हमारी फूल जाती है। क्या होती है, सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको हम टर्जिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जिट सेल बोलते हैं। जैसे हम रात में भिगोते हैं ना, चना हो गया, किशमिश हो गया, हमारा बादाम वादाम खाने के लिए सब हम भिगोते हैं, तो देखते हैं कि रात में क्या होता है, फूल जाता है। किसकी वजह से फूल जाता है, इंडोऑस्मोसिस की वजह से। अब देखिए हाइपरटोनिक क्या हो गया, हाइपरटोनिक में क्या होगा, यदि बाहर का कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज्यादा है, तो सोल्यूट का ये गुण है कि क्या करेगा, पानी को अपने तरफ खींचेगा, तो सेल में से पानी क्या होगा, बाहर आने लगेगा, पानी बाहर आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्जोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, इक्जोऑस्मोसिस, इक्जो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस बाहर की तरफ ऑस्मोसिस होगा, जिसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जो हमारी एक सेल होती है ना, तो सेल से लगी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल से क्या लगी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है और सेल से जब पानी बाहर जाने लगता है, जब इक्जोऑस्मोसिस होने लगता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। एक सेकंड, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिकुड़ने लगती है। क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, तो इसी को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस में क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल वाल से क्या होती है, दूर जाने लगती है। क्या करने लगती है, दूर जाने लगती है, और आकार क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। आकार क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। पहले मान लो इतना बड़ा था ना हमारा, तो बाद में प्लाज्मोलिसिस के बाद इतनी छोटी हो जाएगी। अब देखिए इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, तो इम्बाइबिशन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड। तो लकड़ियों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि हमारी सर्दियों में, बरसात के मौसम में अक्सर देखते हैं कि दरवाजा खोलने और बंद करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, इम्बाइबिशन या इंडोऑस्मोसिस हो जाता है पानी का उस लकड़ी के अंदर, जिसकी वजह से उसका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें खोलने या बंद करने में दिक्कत होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड, वुड के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन इम्बाइबिशन कहलाता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ पे है, इसका उपयोग या दुरुपयोग बोल दीजिए। तो दरवाजों को खोलना क्या हो जाता है, दरवाजों का खोलना और बंद करना कठिन हो जाता है। पहाड़ों को तोड़ने में, मान लो हमारा एक पत्थर था, पहाड़ था, तो इसमें थोड़ा सा होल करके लकड़ी इसमें डाल देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, पानी को डालेंगे, इससे पानी सूखेगा और इसका आकार फूलेगा, जिससे पहाड़ क्या होगा, टूट जाएगा। मान लो ये इतना, मान लो ये पहाड़ था, अब छोड़िए हाथ पे क्या बताएं आप। मान लो यहाँ पे कोई स्टोन था, उसके अंदर क्या करो, एक बांस को डाल दो, एक हमारा बम्बू है उसको डाल दो, और उसमें क्या करो, पानी का इम्बाइबिशन कराओ, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा फूलने लगेगा, जिसका आकार अब थोड़ा थोड़ा क्या होगा, फूलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पहाड़ टूट जाएगा यहाँ पे। तो पहाड़ों को तोड़ने में भी इसका मतलब इसकी हेल्प ली जाती है इम्बाइबिशन की। सीड जर्मिनेशन में भी इसका एक रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सीड जर्मिनेशन में। अब देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, रूट से हमारे लीफ के तरफ, रूट से हमारे लीफ के तरफ होगा। तो देखो रूट हमारा है, रूट के ऊपर क्या पाई जाती है, रूट हेयर्स पाई जाती है। तो सबसे पहले अब देखो इस रूट हेयर्स को यहाँ लिख लो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट का जो हमारा मोटा वाला तना होता है, जो भाग होता है, जो स्टेम होता है, उसके अंदर क्या होंगे, हमारे
जाइलम होगा। जो वाटर का हमारा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। तो मान लो यहाँ से यहाँ जाइलम आया है, यहाँ से यहाँ क्या है, जाइलम आया है। तो सबसे पहले तो हमको जो वाटर है उसको रूट के पास पहुंचाना है, रूट के पास। तो मान लो सबसे पहले हमारा जो वाटर कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा। तो रूट के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, जाइलम होता है। तो बहुत सारी, पहले इपीडर्मिस हो जाएगी, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा कार्टेक्स हो जाएगा। कार्टेक्स के बाद क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस हो जाता है। पहले इपीडर्मिस, फिर कार्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, उसके बाद आता है हमारा जाइलम, उसके बाद आता है हमारा जाइलम। तो जब वाटर अंदर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है, सोल्यूट भी जाता है। तो ये तो गुण ये है कि जहाँ सोल्यूट वहाँ पे वाटर। अब क्या होगा, दोनों साथ साथ आने लगते हैं। सोल्यूट की वजह से वाटर भी ज्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, रूट में प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी को हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट में जब प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तो उसी को हम रूट प्रेशर बोल देते हैं। अब देखो, सॉइल से पहले रूट हेयर्स में हमारा वाटर जाएगा किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा रूट हेयर्स में। रूट हेयर्स के बाद कहाँ चला जाएगा, जाइलम में। फिर जाइलम से कहाँ जाएगा, लीफ के पास। जाइलम से लीफ के पास। तो देखिए हमारी मान लीजिए रूट थी, जो हमारा रूट था ना, अब जो हम लोग ये रूट बनाए थे ना, तो यहाँ पे क्या था, जाइलम था हमारा। तो जाइलम से इधर का जो भाग है यही हम लोग उठा लिए हैं, यही हम लोग। तो ये हमारा जाइलम है, देखो ये जाइलम है ना। तो मान लो हमारा ये जाइलम हो गया। तो इस जाइलम वाले भाग को यहाँ पे उठा के रख लो। देखो ये हमारा जाइलम हो गया, ठीक है ना। और इसके अंदर का भाग है, तो पानी को यहाँ पे जाना है, वाटर को यहाँ से यहाँ जाना है। तो देखिए उसका मूवमेंट कैसा होता है, वाटर का मूवमेंट यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए दो प्रकार से होगा, एक एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा और एक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा। कौन सा, एक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। एक एपोप्लास्टिक, एक सिम्प्लास्टिक। यदि वाटर किसके द्वारा जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर बाहर जा रहा है, बाहर बाहर जा रहा है, बाहर बाहर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एपोप्लास्टिक बोल देंगे। यदि वही अंदर से जा रहा है, मतलब दो साइटोप्लाज्म के बीच में जा रहा है, दो साइटोप्लाज्म के बीच में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिम्प्लास्ट बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे, सिम्प्लास्ट बोल देते हैं। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है हमारा, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो देखो यदि वाटर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर बाहर जा रहा है, तो उसको हम एपोप्लास्टिक मूवमेंट कह देंगे। यदि वही अंदर से जा रहा है तो उसको हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कह देते हैं। देखो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक जाता है। उसके बाद आगे हमारा कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो कि वाटर की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, इस इंडोडर्मिस वाले लेयर में आ जाता है। और देखो, और दूसरा जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है, उसमें वाटर क्या करता है कि इपीडर्मिस से पहले जाता है, इपीडर्मिस से फिर हमारा कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर कार्टेक्स में जाएगा, फिर कार्टेक्स से कहाँ चला जाएगा, इंडोडर्मिस में। अब इंडोडर्मिस में वाटर तो ये वाला सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो ही रहा है, और यहाँ पे एपोप्लास्टिक ऊपर ऊपर हो रहा था। लेकिन जब इंडोडर्मिस में जाते हैं, इंडोडर्मिस में, तो वहाँ पे क्या होता है, केवल सिम्प्लास्टिक होता है। केवल क्या होता है, सिम्प्लास्टिक होता है। वहाँ पे एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो कि वाटर के इस बार बार जो मूवमेंट है, जो एपोप्लास्ट से मूवमेंट है, उसको रोक देती है। अब उसके बाद कहाँ चला जाएगा, इंडोडर्मिस में। फिर इंडोडर्मिस से चला जाएगा किसमें, हमारा जाइलम में। अब जाइलम से फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है कहाँ पे, लीफ के पास। लीफ क्या करेगी, वहां पे ले जाके फोटोसिंथेसिस करेगी। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना भोजन बनाएगी। अब भोजन का भी ट्रांसपोर्ट होगा हमारे उस प्लांट के अन्य भागों में, उसके प्लांट बॉडी में। अब देखते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीफ। तो लीफ के द्वारा वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलना। रात में हम लोग अक्सर सुबह में जाते हैं खेत उत की तरफ, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी पौधे के पास सुबह में चले जाइए, सुबह सुबह, तो वहां पे देखेंगे आप कि उस लीफ के ऊपर क्या होगी कि पानी लगा, उस लीफ के ऊपर क्या होगा, पानी लगा होगा, थोड़ा थोड़ा वाटर होंगे, वाटर के वेपर होंगे। तो वही क्या है, वो किसके थ्रू निकले, ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकले हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। तो लीव्स के द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में निकलना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बीकर ले लिए, उसके अंदर क्या कर दिए, यहाँ पे एक रुई की बत्ती डाल दिए। रुई की बाती होती है, अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मान लीजिए कैपिलरी है कोई, एक बहुत ही थिन ट्यूब डाल देते हैं। तो क्या होता है, वाटर अपने आप कहाँ जाने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे हम लोग दिवाली में दीपक जलाते हैं ना, तो देखते हैं ना, तेल में क्या कर दिए, तेल में बाती को डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि तेल हमारा धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। वो किसके थ्रू जाता है, कैपिलरी के थ्रू। वो हमारा जो धागा होता है, चाहे जो हमारा जो रुई का हम लोग जो बाती बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा जो ऑयल होता है ऊपर चढ़ता है, ऑयल होता है ऊपर चढ़ता है, ऑयल होता है ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। तो कैपिलरी के थ्रू होता है। अब देखते हैं कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है। कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है। तो कोहेशन देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। मान लो हमारा ये जाइलम है, कौन सा है, जाइलम है, क्या है,
जाइलम है। मान लो यहाँ पे रूट था, रूट से हमारा वाटर गया किसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो जाइलम के अंदर चला गया ना, तो देखो एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं वही क्या हो जाता है, कोहेशन फोर्स हो जाता है। वही क्या होता है, हमारा कोहेशन फोर्स होता है। और देखो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उस जाइलम के वाल से भी कुछ मतलब अट्रैक्ट होते हैं, उस जाइलम के वाल से भी क्या होते हैं, कुछ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम एडहेशन फोर्स बोलते हैं। तो जो कोहेशन फोर्स हो गया, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स हो गया अट्रैक्शन वाला, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कोहेशन हो जाएगा, और वाटर और सेलवाल के बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडहेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिटवीन वाल एंड वाटर। अब देखिए नोट, यदि पानी एक साथ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मान लो इस जाइलम में क्या हुआ, पानी एक साथ कंटिन्यूसली जा रहा है, किसी कारण भी बस क्या हुआ है, चेन टूट गई, ये जो वाटर कॉलम बन के जो चेन के रूप में जा रही थी, मान लो यहाँ से क्या हो गई, टूट गई, मान लो टूट गई यहाँ से। तो इसको जोड़ने के लिए फिर कौन हेल्प करता है, हमारा रूट प्रेशर हेल्प करता है, हमारा रूट प्रेशर हेल्प करता है। यदि पानी एक साथ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, पानी एक साथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यदि अचानक उनका ब्रेकिंग हो गया तो रूट प्रेशर उन्हें फिर से कंटिन्यू कर देता है। जो रूट प्रेशर होता है ना, उसे फिर से क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। अब देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो देखिए दिन के समय में क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम हमारा स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, हमारा स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। तो ओपन होगा तो सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम आयन अंदर जाता है। तो देखिए सबसे पहले आएगा सब्सिडियरी सेल्स के पास पोटेशियम आयन, उसके बाद कहाँ चल जाएगा, गार्ड सेल्स के पास, जिसके बाद स्टोमेटा क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा, ताकि ट्रांसपायरेशन हो सके, चाहे कोई भी जो कार्य करना है वो हो सके। तो देखो चाहे फोटोसिंथेसिस हो सके, तो पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, कौन जाएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा। पोटेशियम क्या है, एक सोल्यूट है, क्या है, एक सोल्यूट है। तो सोल्यूट जब अंदर जाता है तो उसके साथ साथ वाटर भी जाने लगता है। तो सबसे पहले डे टाइम में क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, किसका, सोल्यूट का। जब सोल्यूट अंदर जाता है तो उसके साथ वाटर भी जाने लगता है। जब इंडो ऑस्मोसिस सोल्यूट का होगा, उसके बाद इंडो ऑस्मोसिस वाटर का भी होगा, उसके बाद क्या होगा, वाटर का भी इंडो ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद गार्ड सेल क्या हो जाती है, हमारी ओपन हो जाती है, या सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, सेल क्या हो जाती है, हमारी टर्जिड हो जाती है। यही इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा, जिससे वाटर भी क्या हो जाएगा, बाहर जाने लगता है। देखो ट्रांसपायरेशन कब होगा भाई, ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, पत्ती से जो लीफ है, लीफ से वाटर का बाहर जाना है, लीफ से वाटर का बाहर जाना ही क्या है, हमारा ट्रांसपायरेशन है। तो देखो रात में क्या होगा ना, कि पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं, पोटेशियम क्या होने, मान लो हमारा लीफ था ये वाला, देखो अच्छा हम लीफ भी नहीं बना पा रहे हैं यार, कैसे, देखो मान लो यहाँ से लीफ से क्या हुआ, हमारा पोटेशियम आयन जाने लगा, तो जहाँ जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा वहाँ पे वाटर, तो वाटर भी क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो इंडो ऑस्मोसिस हो रहा था वो इक्जो ऑस्मोसिस बदल गया, क्या हुआ, इक्जो ऑस्मोसिस होने लगा कि नहीं होने लगा, बाहर जाने लगा कि नहीं जाने लगा पानी, जिसके वजह से सेल हमारी क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, बंद हो जाए, फ्लैसिड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। तो जो पानी बाहर जा रहा है, तो पानी का बाहर जाना ही हमारा ट्रांसपायरेशन होता है कि नहीं होता है, ट्रांसपायरेशन हो गया हमारा। तो देखो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये गार्ड सेल्स होती हैं, दो दो क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स हमारे किडनी के जैसा इनका भी थोड़ा शेप होता है, गार्ड सेल्स होती हैं, ऐसे करके गार्ड सेल याद कर लीजिए। और उसके बाहर क्या होती है, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, और स्टोमेटल अपर्चर होता है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। देखो स्टोमेटा अपर्चर हो गया, हमारा गार्ड सेल हो गया, सब्सिडियरी सेल्स हो गया। जो हमारा स्टोमेटा अपर्चर हो गया, और गार्ड सेल हो गया, और सब्सिडियरी सेल हो गया, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, स्टोमेटा अपरेटस स्टोमेटा अपरेटस क्या बनाती है, स्टोमेटा अपरेटस बनाती है। अब देख लीजिए फूड का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया, और फूड का ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। फूड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। कहाँ से कहाँ, सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स क्या होती है, हमारी लीफ होती है। सोर्स क्या होती है, लीफ होती है। लीफ से कहाँ जाएंगे, स्टेम और रूट की तरफ, जहाँ पे उसका भोजन का आवश्यकता होगा। जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसे बल्क मास फ्लो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क मास फ्लो, बल्क मास फ्लो। मान लो यहाँ पे सुक्रोज बना लीफ में क्या हुआ, सुक्रोज बना, तो क्या होगा, सुक्रोज यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे क्या है, फ्लोएम है, यहाँ पे क्या है, जाइलम है।
तो क्या होता है, कोई भी पदार्थ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया इस सुक्रोज का, तो सुक्रोज क्या करेगा, इस फ्लोएम के अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। जब यहाँ पे सोल्यूट का, जिससे क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसमें वाटर आने लगता है, तो जाइलम से क्या होगा, इसमें वाटर भी आने लगता है। और ऐसे ही अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बहुत कम है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जो सुक्रोज है वो आने लगता है। तो ऐसे ही हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें देखिए 3 थियरी भी दी गई थी, 3 थियरी दी गई थी। एक था हमारा रूट प्रेशर थियरी, कौन था, रूट प्रेशर थियरी, रूट प्रेशर थियरी। वही बताया गया था कि रूट क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। रूट प्रेशर थियरी गया था, किसके द्वारा गया था, प्रिस्टे के द्वारा दिया गया था, 1998 में दिया गया था। कितने में, 1998 में रूट प्रेशर थियरी दिया गया था। फिर हमारा कोहेशन और एडहेशन थियरी दिया गया था, कौन सा, कोहेशन और एडहेशन थियरी दिया गया था। तो आप लोग देख लीजिए, रूट प्रेशर थियरी यही है। रूट प्रेशर थियरी 1898 में दिया गया था, 1898 में दिया गया था, जिसको किसने दिया था, प्रिस्टे ने दिया था। किसने दिया था, प्रिस्टे ने दिया था। और प्रिस्टे ने यह भी बताया था कि जो प्लांट होते हैं ना, वो प्योर एयर को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्योर एयर को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा था हमारा कैपिलरी थियरी। कैपिलरी थियरी किसके द्वारा दिया गया था, बोहेन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बोहेन के द्वारा दिया गया था। जो हम आगे बताए हैं, जो वही बाती वाला जो बताए हैं कि कैपिलरी होती है, उसके थ्रू क्या होता है, जाने लगता है पानी हमारा। तो हमारा कैपिलरी थियरी हो गया। तीसरा ट्रांसपायरेशनल पूल थियरी या कोहेशन एडहेशन थियरी भी बोलते हैं। तो कोहेशन एडहेशन देख लिए, कोहेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कोहेशन था, और वाटर मॉलिक्यूल और जो जाइलम का वाल था उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे एडहेशन बोल दिए हैं, उसके द्वारा होता है। तो इसको दिया था डिक्जान और जोली ने। किसने दिया था, डिक्जान और जोली ने दिया था, डिक्जान और जोली ने। और देखिए पुल और पुश होता है, पुल और पुश। मान लो हमारा ये रूट हो गया ना, रूट, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा रूट प्रेशर लग रहा है, ये क्या करेगा, उसको पुल करेगा, इसको क्या करता है, पुल करता है। और जो हमारी लीव जो होती है, हमारी जो लीव जो होती है ऊपर, उनसे पानी जब बाहर निकलता है तो वहाँ पे पुल होता है, वहाँ पे क्या होता है, पुल होता है। तो हमेशा पुल होता है ना, वो पुश से ज़्यादा होता है। जो पुल होगा वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, जो पुल होगा, जो खिंचाव होगा, वो पुश से क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, जब ट्रांसपायरेशन होता है तो वहाँ पे पुल ज़्यादा होता है और पुश क्या हो जाता है, थोड़ा कम रहता है। तो कभी भी जो पुल का वैल्यू होता है पुश से ज़्यादा होता है। तो देखिए जब यहाँ पे पुश का प्रेशर कौन लगा रहा है, जो पुश वाला कौन लगा रहा है, हमारा रूट प्रेशर की वजह से होता है पुश। और पुल किसकी वजह से होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट, टाटा।